आप सभी प्रतिभाशाली योद्धाओं का इस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। आज से हम उस रास्ते पर कदम रख रहे हैं दोस्तों, जो हमारे सपनों को सच्चाई में बदलने वाला है। एमपीटेट वर्ग 3 का सिलेबस सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारी सफलता का मंत्र है। हर टॉपिक, हर यूनिट वो एक हथियार है दोस्तों, जो हमें प्रतियोगिता परीक्षा के मैदान में अजय बनाएगा। सिलेबस की गहराई समझना मतलब जीत की नींव मजबूत करना है। तो चलिए पूरे जोश और आत्मविश्वास और संकल्प के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं दोस्तों, क्योंकि अब हमारी मेहनत को कोई रोक नहीं सकता। इस बार मंजिल हमारी होगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। और इस क्लास में हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 का पूरा सिलेबस क्या है दोस्तों, उसको हम जानते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे दोस्तों कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 में जो है सिलेबस क्या होगा, साथ ही साथ इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का जो पूरा पेपर होगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट होगा कि पेपर कहीं माइनस मार्किंग तो नहीं होगा। तो ये तमाम जो आपके सवाल होंगे दोस्तों, इनका जवाब मैं यहाँ पर आपको देने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपका एक डाउट क्लियर होगा दोस्तों। और इस क्लास के माध्यम से आप वो नींव खड़ा करोगे दोस्तों, जो आपने देखा है संविदा शिक्षक बनने का। इस क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आप सभी को मैं लेके आ गया हूं दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का ये जो पूरा सिलेबस है। और ये सिलेबस है दोस्तों ईएसबी, यानी कि जो आप एग्जाम देने वाले दोस्तों, और जो आपका एग्जाम लेने वाला एजेंसी है, उसने जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। ठीक है, ये जो सिलेबस है ये आप खुद भी देख सकते हैं, और वो कैसे देखोगे वो लास्ट में आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस से रूबरू कराता हूँ दोस्तों, जिससे कि आप सिलेबस से कनेक्ट कर पाए, सिलेबस से आप पहचान बना पाए कि हाँ, ये यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट होगा कि कितने नंबर का पेपर होगा। तो आप सभी को स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो दिखाई दे रहा है 150 नंबर का। कितना? 150 नंबर का। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होगा दोस्तों पात्रता परीक्षा, जो कि अभी अभी तक आपने पात्रता परीक्षा दे दिया था, जिसमें कि 150 नंबर का जो पेपर आया था, उसमें आपने जो है 5 सब्जेक्ट देखा होगा दोस्तों। वो चाहे सीडीपी की बात करें, है ना, या फिर ईवीएस आपने देखा होगा, इसके बाद में मैथ्स के क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसके बाद में जो लैंग्वेज का जो 2 पोर्शन था दोस्तों, जिसमें कि आपको 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करना था। वो चाहे आप इंग्लिश कर सकते थे, या फिर हिंदी कर सकते थे, या फिर आपका जो भी फेवरेट लैंग्वेज है जहां से आप कवर कर सकते हैं, वो आप ले सकते थे। इसके बाद में सेकंड लैंग्वेज हमें उसी तरह से चूज करना था। ठीक है, यानी कि जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज चूज किया था। ठीक है, तो इस आधार पर यदि हमने देखे दोस्तों, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि लैंग्वेज सेकंड और लैंग्वेज फर्स्ट, यानी कि इस प्रकार से जो आपके 2 सब्जेक्ट हो जाते थे, यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट होते थे। सेकंड जो आपका जो चयन परीक्षा होगा दोस्तों, उसमें भी सिलेबस सेम होगा। अब यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो चेंज होंगे, सब्जेक्ट सेम होंगे, ईवीएस होगा, सीडीपी होगा, मैथ्स होगा, और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड होगा। ठीक है, और ये भी बटे होंगे दोस्तों 30-30 नंबर में। जिस प्रकार से आपने पात्रता परीक्षा दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 30-30 नंबर में हर एक सब्जेक्ट बटे होंगे। ठीक है, अब ये जो पूरा सिलेबस है दोस्तों, ये सिलेबस 2020 के आधार पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया दोस्तों चयन परीक्षा का संविदा शिक्षक वर्ग 3 का। इसीलिए हमें तैयारी उस आधार पर करना होगा जो इससे पहले एग्जाम हो चुका है। और इससे पहले एग्जाम कब हुआ था, आप सभी को पता है, 2020 में हुआ था चयन परीक्षा का। ठीक है, जो कि अभी आपने जो पात्रता परीक्षा दिया है वो दिया है दोस्तों 2024 में, है ना। और ये पूरा सिलेबस हमें उस आधार पर देखना चाहिए जो इससे पहले चयन परीक्षा हुआ है। चयन परीक्षा कब हुआ है? 2020 में हुआ है। तो उस आधार पर मैं आपको पूरा बेस यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपका पेपर होने वाला है, और किस प्रकार से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे सब्जेक्ट देख लिया, 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद में जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वो कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि ये 150 नंबर का ही होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रश्न यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और एक बहुत बड़ा जो डाउट यहाँ पर इन्होंने जो पहले क्लियर कर दिया था दोस्तों, वो क्लियर किया था कि अब यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा जो सुविधा है यहाँ पर ईएसबी ने दिया था दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है जब पात्रता परीक्षा जब स्टार्ट हुआ था, तब आपने देखा था दोस्तों कि इसमें जो है माइनस मार्किंग यहाँ पर अलाउ किया गया था। लेकिन कुछ आंदोलन किया गया, या फिर कुछ जो है इसमें मांग किया गया ईएसबी तक,
ईएसबी से। सो यहाँ पे जो है माइनस मार्किंग हटा दिया गया है और अब पूर्ण रूप से अभी तक जो जितने भी जो अभी एग्जाम हुए दोस्तों, उनमें अभी तक जो है ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं दोस्तों सफलता के लिए हमारे लिए एक साधन है, मिल रहा है। तो ये जो यदि हम बात करें दोस्तों संविदा शिक्षक वर्ग 3 की, तो संविदा शिक्षक वर्ग 3 में भी यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और ये स्पष्ट जो है रूल बुक में कहा गया है, ठीक है। अब नया जो रूल बुक आएगा दोस्तों उसमें क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी तक जितने भी भर्तियां हुई वो चाहे वर्ग 2 की हो बात करें, जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि वर्ग 2 का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा दोस्तों कि उसका जो रूल बुक आया था तो उसमें भी वहां पर कहीं भी जो है माइनस मार्किंग का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि माइनस मार्किंग अब जो है नहीं हो रहा है। इससे पहले आपने देखा दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 1 का चयन परीक्षा जो पेपर हुआ था, चयन परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, वहां पर भी माइनस मार्किंग नहीं था। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि माइनस मार्किंग तो नहीं होगा, फिर भी हमें जो है रूल बुक का इंतजार करना है। लेकिन आपकी तैयारी रूल बुक आने से पहले 50 से मैं ये कहूंगा दोस्तों कि 70 से 80% जो तैयारी आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस सेम होगा, बस चेंज होगा तो कुछ रूल्स चेंज होंगे वहां पर, ठीक है। तो उनको आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि माइनस मार्किंग नहीं है, इसके बाद में क्यों नहीं है ये भी मैंने आपको यहाँ पे कारण बताने का प्रयास किया, ठीक है। और आप सभी से मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, क्योंकि हर वीडियो में मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट ही रहता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एक बार चेक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक नहीं करोगे आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट रहता है। सो आप एक काम कीजिएगा, जब आप ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे पूरा रूल बुक दिया जाता है, सो वहां से जाके एक बार आप अच्छा से चेक कर लीजिएगा और ये लास्ट में आपको बता भी दूंगा कैसे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन कैसे होंगे, बहुविकल्प होंगे, यानी कि क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के बाद में 4 विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन होंगे, इन 4 ऑप्शन में से एक आपको राइट आंसर क्लिक करना होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस सिलेबस की ओर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है। सो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों बाल विकास, जैसे कि मैं कुछ समय पहले यहाँ पे जिक्र कर रहा था कि जो आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे, जिसे कहा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है। यानी कि इसमें प्लस पेडागोजी भी होगा। पेडागोजी सभी सब्जेक्टों में होता है दोस्तों, वो चाहे लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें, लैंग्वेज सेकंड की बात करें, या मैथ्स की बात करें, या फिर ईवीएस की बात करें, तो सभी में पेडागोजी जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो बाल विकास है दोस्तों, बाल विकास के जो टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 30, जो कि 30 नंबर के ही होंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो सीडीपी का जो पोर्शन है दोस्तों, सीडीपी में आपका क्या होगा, आपके जो है 15 नंबर होंगे दोस्तों थ्योरी बेस्ड, यानी कि जो सीडीपी बाल विकास है, बाल विकास से क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में जो पेडागोजी है दोस्तों, पेडागोजी से आपके 15 नंबर होंगे, यानी कि इस प्रकार से सीडीपी भी 2 भागों में बटेगा, ठीक है। अब ये अलग अलग जो भागों में बटेगा दोस्तों, और उसमें जो कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट का, जिसमें कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है, वो चाहे हिंदी आप ले सकते हैं, या इंग्लिश ले सकते हैं, या उर्दू ले सकते हैं, या फिर आप जो भी लैंग्वेज चूज करना चाहे वो आप ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में सेकंड लैंग्वेज इसी प्रकार से चूज करना होता है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज जो आपने चूज किया है वही सेम लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट कर लिया, तो सेकंड में या तो आपको संस्कृत करना पड़ेगा, या फिर इंग्लिश करना पड़ेगा, या फिर अन्य उर्दू, या फिर कोई भी जो लैंग्वेज होता है जो आपको अच्छा लगता है वो करना होगा। लेकिन आप दोनों लैंग्वेज में एक ही जो सब्जेक्ट है, एक ही लैंग्वेज आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में आपको बता दूं कि ये भी जो है लैंग्वेज फर्स्ट भी 30 नंबर का होगा दोस्तों, और 30 नंबर के ही जो यानी कि 30 नंबर के ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये भी 2 भागों में बैठा होगा दोस्तों, एक 15 नंबर आपका सब्जेक्ट यानी कि जो भी लैंग्वेज होगा उसके 15 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इसका जो सेकंड पोर्शन है दोस्तों, इसमें पेडागोजी प्लस पेडागोजी हर एक सब्जेक्ट में है ना, तो पेडागोजी के आपके क्वेश्चन 15 नंबर के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड लैंग्वेज सेम है, सेकंड लैंग्वेज में भी 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, वो 30 नंबर के ही होंगे, और ये भी 2 भागों में बटा होगा। एक जो आपका जो सब्जेक्ट होगा लैंग्वेज का, उसके क्वेश्चन 15 होंगे, उसके बाद में 15 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों वो होंगे पेडागोजी के, ठीक है। इसके बाद में मैथ्स का सब्जेक्ट आता है दोस्तों, और मैथ्स में भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे, और 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे दोस्तों, और ये भी 2 भागों में बटा होगा। अब यहाँ पे दो भागों में किस प्रकार से बटता है दोस्तों, इसमें जो है पेडागोजी के क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स टू फिक्स ये नहीं कहा जा सकता कि 15 ही आएंगे, है ना। तो यहाँ पे यानी कि मैथ्स के क्वेश्चनों का जो वेटेज है कहीं ना कहीं वो बढ़ सकता है, और पेडागोजी के क्वेश्चन कहीं ना कहीं कम देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे आपको मैथ्स में पकड़ अच्छी बनानी है दोस्तों, और मैथ्स में जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उनको आपको कवर करना है, ठीक है। इसके बाद में ईवीएस की यदि हम बात करें दोस्तों, तो ईवीएस भी सेम है, यानी कि 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का ही पेपर आपका आने वाला है ईवीएस का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये भी 2 भागों में बटा होगा।
यानी कि 15-15 में। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे भी ईवीएस का जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है पेडागोजी की तुलना में, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ किसका वेटेज ज्यादा बड़ा हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चनों का लेवल काफी ईजी होता है। तो वहां पे क्वेश्चनों का जो पूरा क्रम है वो सेम देखने को मिलता है, लेकिन जब धीरे धीरे एग्जाम स्टार्ट होता है उसके बाद में लास्ट लास्ट तक जो कहीं ना कहीं क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा टफ होता हुआ नजर आता है। तो उस समय में क्या होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चनों का जो पोर्शन है वो, चाहे हम बात करें यदि मैन सब्जेक्ट की, तो मैन सब्जेक्ट का जो वेटेज है कहीं ना कहीं बढ़ा दिया जाता है पेडागोजी की तुलना में, ये हो सकता है, ठीक है। और ये हम उस आधार पर लॉजिक लगा सकते हैं दोस्तों, जो इससे पहले जो चयन परीक्षा हुआ था उसमें जो जब आप लास्ट लास्ट के पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये पूरा सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों। अब मैं आपको और थोड़ा सा गहराई में लेके चलता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आपसे किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आप सभी को यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर करा दिया गया दोस्तों कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, वो छठवीं यानी कि 6 से 11 वर्ष की आयु के शिक्षण में जो बच्चों को सिखाया जाता है, उन शैक्षणिक मनोवैज्ञानिकता के आधार पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, यानी कि जो सीडीपी के जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वो बनेंगे, यानी कि जो 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के जो बच्चे जो होते हैं उनका एजुकेशन के लिए हमें किस प्रकार की व्यवस्था करनी होती है, बच्चों को किस प्रकार से समझना होता है और उनके क्या व्यवहार होते हैं, उनके क्या लक्ष्य होते हैं, और उनको उनके जो 6 से 12 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे तमाम जो टॉपिक्स होते हैं दोस्तों उनको आपको यहाँ पर कवर करना है। सो कहीं ना कहीं 6 से 11 वर्ष तक के जो उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका शिक्षा जो होता है दोस्तों उसको आपको कवर करना है, और विशिष्ट समझ के आधार पर क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो विद्यार्थियों का जो मनोवैज्ञानिक, साथ ही साथ जो विद्यार्थियों के साथ में जो संवाद और जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों में, वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। यानी कि यदि मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहूँ दोस्तों कि जो शिक्षक का एक दायित्व होता है कि बच्चों को एक दूसरे के बीच में संवाद करने का मौका दे, जिससे कि बच्चा जो है एक दूसरे के बीच में अपने यानी कि अपने विचारों को आदान प्रदान कर सके, साथ ही साथ बच्चे ने जो सीखा है वो दूसरे बच्चे के साथ में शेयर कर सके, और जो बच्चा सीखा है वो तीसरे बच्चे के साथ में शेयर कर सके। तो इस प्रकार से यदि बच्चों को एक दूसरे के बीच में जो है चर्चा करने के लिए मौका दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में ज्ञान का जो है वो शेयरिंग होता है दोस्तों। इस प्रकार से जो एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, जो बच्चों के शिक्षा पे विकास किया जाता है उसको आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। एक एक टॉपिक में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में भाग 1 होगा दोस्तों। भाग 1 में जो है आवेदन पत्र में जो सूची भाषा का जो माध्यम यानी कि माध्यम आपको सिलेक्ट करना होगा, वो चाहे आप इंग्लिश कर सकते हैं या हिंदी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है क्वेश्चनों का क्रम आप देख सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि जो आप लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में गणित विषय का जो अध्ययन होगा दोस्तों, ये अवधारणा यानी कि समस्या समाधान, ये जो पेडागोजी होगा दोस्तों, पेडागोजी की समझ यानी कि जो क्वेश्चन होंगे वो समझ पर आधारित होंगे, ठीक है। न कि कैलकुलेशन वाले होंगे। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन वो होंगे जो सब्जेक्ट है यानी कि मैन सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चनों का जो लेवल होगा दोस्तों वो राज्य स्तर पर, यानी कि 1 से 5वीं तक का जो शिक्षा पाठ्यक्रम है दोस्तों उस आधार पर आपके क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि क्वेश्चनों का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताया दोस्तों कि क्वेश्चनों का लेवल किस प्रकार से होगा और कहाँ से किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों उस पड़ाव की ओर जहां से आपको आपकी तैयारी करना है, ठीक है। सो पहला जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वो देखने को मिलेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट में ही कहा था दोस्तों कि आपको कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है या फिर हर एक सब्जेक्ट दो दो भाग में बटा हुआ होता है, एक 15 नंबर का बटा होता है और दूसरा 15 नंबर, यानी कि 15-15 30 नंबर में बटा हुआ होता है, ठीक है। तो पहला जो 15 नंबर का जो पोर्शन है दोस्तों वो है बाल विकास। अब ये बाल विकास से कौन कौन से टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड से बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। सो 15 नंबर का जो भाग होगा दोस्तों जिसे बाल विकास कहा जाता है, इसमें आपसे बाल विकास की अवधारणाएं एवं इनका अधिगम में संबंध क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। यानी कि ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, यानी कि बालक के विकास में क्या क्या अवधारणाएं हैं, साथ ही साथ अधिगम में क्या संबंध है इसका, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके साथ साथ में बच्चे यानी कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये आपको यहाँ पर देखना है, यानी कि बालक के जो विकास में बालक के अध्ययन के विकास में कहीं ना कहीं जो परेशानियां आ रही है बालक को, ऐसे कौन से कारक है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ बालक के विकास का सिद्धांत आपको पढ़ना है, यानी कि बालक के अलग अलग विकास के सिद्धांत अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ बालकों का मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधित जो समस्याएं हमें कहीं ना कहीं बहुत बार देखने को मिलती है, सो वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। यानी कि जो बाल विकास का वो सब्जेक्ट हो जाता है दोस्तों, जो आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो तो बच्चों को आपको
कैसे हैंडल करना है और बच्चों में क्या समस्या आ सकती है, उन समस्या को कैसे समाधान करना है और क्या समस्या आ सकती है, वो आपको खासकर यहाँ पर इस पूरे सब्जेक्ट में कवर करना होता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो सब्जेक्ट टॉपिक्स आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहारिक समस्याएं क्या हो सकती है, साथ साथ वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के एजुकेशन पे, ये आपको यहाँ पर देखना होगा। और ये टॉपिक्स आपने इससे पहले भी पढ़ रखा होगा। यदि मैं वंशानुक्रम की बात करूं दोस्तों या फिर वातावरण की, तो वंशानुक्रम मीन्स वह जो बच्चा अपने पूर्वजों के माध्यम से उसके अंदर जो व्यवहार आते हैं, जो परिवर्तन कहीं ना कहीं बच्चों में जो झलकता है, वो होगा दोस्तों वंशानुक्रम। और साथ ही साथ वातावरण का भी प्रभाव यहाँ पर बच्चों के एजुकेशन पे पड़ता है, यानी कि बच्चा किस माहौल में रह रहा है, उनके पेरेंट्स की क्या चरित्रता है या फिर किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। सो कहीं ना कहीं बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव देखे जाते हैं दोस्तों। यदि बच्चे को वंशानुक्रम और वातावरण कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मिला, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो आगे जाके बहुत अच्छा कुछ कर सकता है, यानी कि ये पॉजिटिव आधार पर देखा जाता है। वही नेगेटिव आधार पर भी देखा जा सकता है दोस्तों कि यदि बच्चों के पेरेंट्स कहीं ना कहीं वो अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, सो कहीं ना कहीं वही व्यवहार बच्चे पर भी पड़ता है। साथ साथ वातावरण एक ऐसा बच्चों को अच्छा नहीं मिल पा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चा भी जो है पॉजिटिव के आधार पर नहीं कार्य कर पाएगा, बल्कि वो नेगेटिव तौर पे उस यानी कि अपने कार्य को करने लगता है। सो कहीं ना कहीं बच्चों में नेगेटिविटी या फिर पॉजिटिव जो है दोस्तों, वो दोनों प्रकार से जो है वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पढ़ना है, साथ ही साथ सामाजिक प्रक्रिया आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों, और साथ ही साथ समाज जगत में बच्चे और शिक्षा, यानी कि सामाजिक जगत में बच्चों के विकास में क्या प्रभाव पड़ता है। और बच्चे जो आप सभी को पता है दोस्तों कि बच्चा यदि कुछ सीख रहा है, तो वो कहां से सीखता है, वो समाज में रहकर ही सीखता है, अपने परिवार में रहकर ही सीखता है। तो समाज का दायित्व क्या है, या समाज से बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब पूरे जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। और इसके यानी कि सामाजिक प्रक्रियाओं को लेकर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, अलग अलग मत रखे हैं, उनको आपको पढ़ना है। जैसे कि प्याजे आप सभी को पता है दोस्तों, प्याजे का सिद्धांत हो गया, पावलोव का सिद्धांत हो गया, कोहलबर्ग का सिद्धांत हो गया, और साथ साथ थर्नडाइक की जो रचनाएं हैं वो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इन्होंने जो सिद्धांत दिए दोस्तों, इन्होंने जो मत रखे हैं, उनकी आलोचनाएं भी हुई है। वो आलोचनाएं क्या रही, क्या कमी रही इनकी, जिनके कारण इनकी आलोचनाएं हुई है, ये सब भी आपको इसमें पढ़ना है। साथ साथ बाल केंद्र यानी कि बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं क्या क्या है, ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, साथ साथ बुद्धि की रचना और आलोचना यानी कि आलोचनात्मक स्वरूप और उनका मापन आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो बुद्धि जो है या फिर हमारे जो मस्तिष्क जो होता है, वो कैसे होता है, या वो होता है दोस्तों बहुआयामी, यानी कि हम एक ही बात या अनेक अलग अलग माध्यमों के अलग अलग आयाम हो सकते हैं सोचने के। वो चाहे सिंगिंग की बात करें या फिर डांसिंग की बात करें, या फिर बहुत सारे लोग वकालत करते हैं या फिर अलग अलग कार्य करते हैं। सो कहीं ना कहीं जो बुद्धि की जो आयाम है दोस्तों, वो अनेक होती है। ठीक है, यानी कि बहुआयामी होता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसी के साथ साथ में व्यक्तिगत यानी कि जो व्यक्तित्व और उसका मापन आप कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ साथ भाषा और विचार आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। साथ ही साथ सामाजिक निर्माण यानी कि सामाजिक निर्माण में जेंडर की क्या भूमिका होती है, और जो लिंग भेदभाव है या फिर शैक्षिक प्रथाएं हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। यानी कि समाज में जो बहुत सारी जो प्रथाएं होती है दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं की जो लड़कियों को पढ़ने के लिए कम समय दिया जाता है, या कहीं ना कहीं पढ़ाई से रोका जाता है। वही लड़कों की बात करें दोस्तों, तो लड़कों को यहाँ पर पूर्ण रूप से आजादी दी जाती है, कोई भी कार्य को लेकर। या फिर बहुत सारे लोगों के मन में ये भी यानी कि बहुत सारे जो धार्मिक प्रथाएं यहाँ कर सकते हैं, या फिर सामाजिक प्रथाएं हमने देखा दोस्तों की जो महिला होती है वो घर का काम करती है और पुरुष जो है बाहर का काम करती है। यानी कि इस प्रकार की जो जेंडरवादिता है दोस्तों, उसको भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, जिससे कि ये जेंडरवादिता खत्म हो सके और कहीं ना कहीं महिला और पुरुष को यहाँ पे समान प्राथमिकता दिया जा सके। तो ये सामाजिक रूप से जो समाज में जो जेंडर रूढ़िवादिता बनाया गया है, उसको आपको यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये आपको तब पता चलेगा दोस्तों जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। ठीक है, और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा भी दिया है, और बीच में थोड़ा सा मैं गैप कर दिया था। अब यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू करने वाला हूँ, यानी कि हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सामाजिक निर्माण जेंडर आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों। इसके साथ साथ में अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत विभिन्नता, साथ साथ भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म इत्यादि के विषय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अवधारणाएं या विभिन्न समझ को आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। साथ साथ अधिगम के लिए जो आकलन जो किया जाता है दोस्तों, और अधिगम का जो आकलन में जो अंतर यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और साथ ही साथ साला आधारित आकलन किया जाता है, वो चाहे सतत विकास की बात करें, सतत या फिर समग्र मूल्यांकन की बात करें दोस्तों, तो ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद में अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और कक्षा यानी कक्षा में जो है अधिगम को बढ़ावा
देने के साथ साथ में जो आलोचनात्मक चिंताओं तथा अधिगमकर्ताओं की जो उपलब्धियां रही है उनका आकलन आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो 10 नंबर का जो यानी 15 नंबर का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो आता है भाषा विकास का। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ को आपको समझना होगा कि बच्चों में क्या समस्या आ रही है और उस समस्या को पहचान कर आपको उसका समाधान आप किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं दोस्तों जिनको अवसायकता होती है, यानी कि हम कह सकते हैं विकलांगता वाले बच्चे होते हैं, वो चाहे हम बात करें दोस्तों वो बोल नहीं पाते या फिर सुन नहीं पाते या फिर देख नहीं पाते, तो उनके लिए जो विभिन्न व्यवस्थाएं होती है, विभिन्न साधन दिए जाते हैं, उनको आपको समझना है इन टॉपिक्सों में। ठीक है, यानी कि पहले आपको देखना होगा दोस्तों अलाभावित, यानी कि यहाँ पे वंचित वंचित वर्ग सहित विविध जो पृष्ठभूमि के अंतर्गत आने वाले जो यानी कि अधिगमकर्ताओं की पहचान आपको करना है। यानी कि वही दोस्तों जो विकलांग हो गया या फिर जिनको देखने में समस्या हो रही है या फिर जिनको बोलने में समस्या हो रही है या फिर जिनको पढ़ने में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, तो उनको आपको पहचानना है और उनकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत अधिगमकर्ताओं की पहचान करना है और उनका समाधान आपको यहाँ पर करना है। साथ ही साथ यानी कि अधिगम कठिनाइयों में जो क्षति हो रही है वो आपको यहाँ पर देखना है। साथ ही साथ ग्रसित जो बच्चे हैं दोस्तों उनकी आवश्यकताओं को पहचानना है और उनका समाधान करना है। साथ ही साथ यदि हम अभी तक हमने 2 पॉइंट देखा दोस्तों जिनमें बच्चे कमजोर वर्ग के यहाँ पे, यानी कि कमजोर कहीं ना कहीं बच्चों में परेशानी आती थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रतिभाशाली बच्चे, अब वो बच्चे जो कमजोर नहीं है बल्कि वो पढ़ने में बहुत सक्षम है। सो आपको यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों के गुण, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में आपको पढ़ना होगा। सृजनात्मक विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। इसके बाद में समस्याग्रस्त बालकों की पहचान करना है, साथ साथ उनका निदान आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, और साथ ही साथ बालक जो है अपराध और साथ साथ इनके बाल अपराध और कारण आपको यहाँ पर यानी कारण और प्रकार आपको यहाँ पर पढ़ना है। यानी कि इस प्रकार से जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समझ को आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों। सो ये लगभग 5 नंबर के यानी कि 5 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में पेडागोजी का पोर्शन आता है दोस्तों, और पेडागोजी जो कि 10 नंबर का ये बटा होगा। अब ये 10 नंबर में कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहला आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, और साथ ही साथ बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल हो जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों। तो जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको यहाँ पे कहा था दोस्तों कि जो सीडीपी वो एक सब्जेक्ट होता है दोस्तों, जो आप जो शिक्षक बनने वाले हो, शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आपके नॉलेज को चेक करेगा कि आप में कितनी समझ है बच्चों के प्रति, कि बच्चों को आप किस प्रकार से हैंडल कर सकते हो, या फिर बच्चों में जो समस्या आ रही है या जो समस्या आ सकती है उस समस्या का समाधान आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यानी कि ये आपका चेक किया जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चे कैसे सोचते हैं और शाला प्रदर्शन में असफल हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण है या असफल क्यों हो रहे हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ में शिक्षा और अधिगम की जो मूलभूत प्रक्रियाएं हैं दोस्तों, और बच्चों के अधिगम की रणनीतियां और अधिगम यानी कि अधिगम साथ ही साथ जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाओं के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ जो हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, यानी कि शिक्षा और अधिगम की मूलभूत विशेष प्रक्रियाएं आपको देखना है और बच्चों के अधिगम की रणनीतियां क्या क्या होती है, साथ साथ अधिगम और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो पेडागोजी के टॉपिक्स कवर करना है। इसके बाद में समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चों को यहाँ पर देखना है दोस्तों। यानी कि जो कोई ऐसे बच्चे हैं दोस्तों जिनको समस्या समस्या यानी कि बहुत सारी समस्या आ रही है अधिगम में, तो उन बच्चों का समस्या का समाधान जो है अनेक मनोवैज्ञानिकों ने रखा है दोस्तों, उनके माध्यम से बच्चों को समझना है, उनका अन्वेषण करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये टॉपिक कवर करना होगा, यानी कि समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चों को समझना है। ठीक है, इसके साथ साथ में बच्चों के अधिगम में जो वैकल्पिक अवधारणाएं, जैसे बच्चे बार बार त्रुटि कर रहा है, तो उसके अधिगम की प्रक्रिया में जो है सार्थक कड़ी के रूप में ये समझना होगा। साथ ही साथ इसके संवेग को आपको पढ़ना होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि बच्चा गलती कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और आप सभी को पता है दोस्तों कि अभी का जो एजुकेशन पॉलिसी आया है दोस्तों, वो बच्चों को गलती करने का एक मौका दिया जाता है उसके माध्यम से, क्योंकि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तो वो सीखेगा नहीं, ये कहा जाता है। यानी कि बच्चा गलती के माध्यम से ही एक नए कार्य को, नए ज्ञान का निर्माण करता है। सो कहीं ना कहीं बच्चों को सीखने पे जो त्रुटि का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी बच्चा जैसे जैसे गलती करता है वो एक नए कार्य को पुराने यानी कि पहले जो उन्होंने गलती किया उसको सही करने का प्रयास करता है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अधिगम में, बच्चे के अधिगम में यहाँ पर विकास हमें देखने को मिलता है। सो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ समझ और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ अवधान और रुचि जो है वो आपको यहाँ पर देखना है। इसके साथ साथ में संज्ञान और संवेग, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ में अभिप्रेरणा और अधिगम, यानी कि बच्चों को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाई के प्रति कैसे जो है हम प्रेरित कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ अधिगम में योगदान देने वाले कारक और व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों, यानी कि अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं और व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, ये दोनों आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ में
निर्देशन और परामर्श, ठीक है। तो ये दोनों यानी कि दोनों आपको पढ़ना है दोस्तों। यानी कि आप एक शिक्षक बन रहे हो, आप मान लीजिए आप एक शिक्षक हो, है ना? तो आप बच्चों को केवल निर्देश ही नहीं दे सकते हो दोस्तों, बल्कि बच्चों को समझना है और बच्चों में जो समस्या आ रही है, उनको समझना है और बच्चों को आपके यानी कि अपने एक दूसरे के बीच में बच्चों को क्या करना है, समझना है और बच्चे एक यानी कि एक शिक्षक को एक दोस्त की तरह अपने यानी कि बातों को समझे और साथ-साथ एक टीचर और बच्चों के बीच में तालमेल बना रहे, जिससे कि बच्चा बेझिझक शिक्षक से पूछ सके, ठीक है? तो ये होता है परामर्श, यानी कि एक शिक्षक के बीच में तालमेल बनाए बनाए रखना है, ना कि एक शिक्षक जो है केवल निर्देश देना ही एक शिक्षक का कार्य नहीं रहा दोस्तों। क्योंकि पहले जब हम एजुकेशन पॉलिसी को देखते थे दोस्तों या पुराने टीचरों को देखते थे, तो कहीं ना कहीं टीचर बच्चों को बहुत ज्यादा मारते थे या फिर बच्चों को जो है ऑर्डर ज्यादा देते थे। लेकिन अब यहाँ पे एजुकेशन जो पॉलिसी अभी का आया है, उसमें शिक्षकों को इस प्रकार के निर्देश देने से मना करता है, ठीक है। तो जो निर्देश और जो परामर्श होते हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ जो है अभिक्षमता और जो उनका जो मापन किया जाता है, वो आपको देखना है, ठीक है। साथ साथ स्मृति और जो विस्मृति है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। यानी कि बच्चों को आप रटने पर बल नहीं दे सकते, यानी कि बच्चों को रटने पर आप मजबूर नहीं कर सकते, बल्कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। तो स्मृति और विस्मृति ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके बाल विकास का जो टॉपिक यानी बाल विकास का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, वो यहाँ पर कवर होता है, ठीक है। तो इसको 15 और 15 यानी कि दो दो 15-15 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये पूरा आपने देखा दोस्तों, पेडागोजी यानी कि बाल विकास प्लस पेडागोजी के टॉपिक्स, ठीक है। इस प्रकार से आपका बाल विकास का जो टॉपिक्स है दोस्तों, वो कवर होता है। इसके बाद में सेकंड आता है दोस्तों आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें कि आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों हिंदी का, यानी कि हिंदी में मैंने जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था 15 नंबर और 15 नंबर, यानी कि 15-15 दो भागों में बटा होता है, ठीक है। तो पहला जो होता है दोस्तों 15 नंबर, यानी कि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे गद्यांश पद्यांश प्लस व्याकरण के, ठीक है। यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा पहला जो क्वेश्चन ये होगा, उसमें समझ पर आधारित, समझ और अवबोध पर आधारित प्रश्न होंगे, यानी कि सब्जेक्टिव से रिलेटेड, ठीक है। जिसमें कि भाषा का समझ अवबोध के लिए दो अपठित गद्यांश या पद्यांश आप, यानी कि गद्यांश हो सकता है या पद्यांश हो सकता है, ये ठीक है। जिसमें कि आपको नाटक, एकांकी घटना, निबंध, कहानी इत्यादि दिया जा सकता है। अब ये जो गद्यांश पद्यांश दिया जाएगा दोस्तों, उसमें आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को आपको जो है गद्यांश पढ़कर आंसर देना होता है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो व्याकरण के होते हैं, ठीक है, वो आपको उन क्वेश्चनों को हल करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, यानी कि ये लगभग 15 नंबर के होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है भाषा बोध का, ठीक है। इसके बाद में भाषा विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों पेडागोजी, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 15 नंबर के। अब 15 नंबर में शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे, भाषा सीखना और यानी कि ग्रहणशीलता, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। यानी कि बच्चों को भाषा हम कैसे सिखा सकते हैं और बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, तो ये पूरी प्रक्रियाएं हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत है, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए, अलग अलग सिद्धांत दिया है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ भाषा शिक्षण में सुनना, बोलना, यानी बोलने की भूमिका, साथ ही साथ भाषा कार्य और भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ मौखिक और जो लिखित अभिव्यक्ति है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे इसके अंतर्गत पढ़ना है। और साथ ही साथ भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। साथ साथ भाषा शिक्षण में जो विभिन्न स्तरों में बच्चों को जो चुनौतियां हमें देखने को मिलती है भाषा के प्रति, वो आपको देखना है। साथ साथ कठिनाइयां क्या क्या हो सकती है, त्रुटियां जो बच्चे करते हैं, और साथ साथ क्रमबद्धता आपको यहाँ पर देखना है, यानी कि बच्चा पहले बोलता, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि इस प्रकार के जो क्रम होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है जब बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में क्या करता है बच्चा, कहीं ना कहीं उठने का प्रयास करता है, ठीक है। उसके बाद में बैठता है और बैठने के बाद में कहीं ना कहीं बच्चा चलता है और चलने के बाद में जो है बच्चा दौड़ता है, उसके बाद में कूदता है। तो ये एक क्रम है, ना कि ऐसा नहीं होगा ना दोस्तों कि बच्चा पहले कूदेगा फिर बैठने का प्रयास करेगा। तो ये क्रम है, ये इस प्रकार की जो क्रमबद्धता है वो आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। साथ ही साथ बच्चों के यानी कि बच्चों के चारों कौशल आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। इनका मूल्यांकन आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ कुछ शिक्षण अधिगम जो सामग्री है दोस्तों बच्चों के लिए, जैसे आप सभी को बताइए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो विकलांग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे को पढ़ने में समस्या हो रही है, तो वहां पे उनको वो साधन दिया जाएगा जिससे कि बच्चा आम बच्चों की तरह वो पढ़ सके, उस साधनों के माध्यम से अधिगम का विकास हो सके उसमें, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पाठ्यक्रम के जो साधन होते हैं, जो सामग्री होती है, वो उपलब्ध कराया जाता है, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ दूर संचार, जैसे कि दृश्य जो श्रव्य साधन होते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो देख नहीं सकता है, तो उसे श्रव्य जो साधन है वो उपलब्ध कराया जाता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस बच्चे को दृश्य सामग्री उपलब्ध कराया जाता है। तो ऐसे जो सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में पुनः शिक्षण पद्धति, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपका जो लैंग्वेज फर्स्ट का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद में यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं तो सेम
तो यानी कि सेम आपको जो लैंग्वेज फर्स्ट आपने देखा था जिसमें कि गद्यांश पद्यांश, तो यहाँ पर भी आपको जो है पेसेज आपको देखने को मिलेगा जो 15 नंबर के होंगे दोस्तों, प्लस आपका व्याकरण होगा और साथ ही साथ 15 नंबर का जो पेडागोजी होगा, सेम प्रोसेस होंगे यानी कि भाषा सीखने की सीखना और ग्रहणशीलता, सेम प्रोसेस यानी कि सेम टॉपिक से दोस्तों, इन्हें आप अच्छे से इंग्लिश में देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर इसका जो पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो से डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा है, सबसे बेटर यही होगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए और इसे एक बार देख जरूर लीजिएगा, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट किसी का अगर संस्कृत होता है दोस्तों लैंग्वेज, तो संस्कृत में भी सेम प्रोसेस है, यानी कि सेम टॉपिक्स है, यानी कि पहले आपको गद्यांश पद्यांश दिया जाएगा 15 नंबर के, प्लस आपका व्याकरण होगा, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में पेडागोजी के 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि सीखना क्वेश्चन टॉपिक्स तो वही सेम है दोस्तों, यानी कि हिंदी में आपने देखा लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के जितने भी जो भी सब्जेक्ट आप लोगे, वो चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो या फिर अन्य उर्दू हो, सभी में टॉपिक्स सेम होंगे, ठीक है। बस अंतर यही होगा कि यदि आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो संस्कृत में होंगे टॉपिक्स, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश अगर लोगे तो इंग्लिश में होंगे, उर्दू लोगे तो उर्दू में होंगे, बस अंतर यही आएगा, है ना। तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। भाषा शिक्षण की ग्रहणशीलता, उसके साथ साथ में शिक्षण में सिद्धांत है ना, भाषा शिक्षण सुनना यानी कि सुनना बोलना, या फिर ये कार्य हो गया, या बच्चों में भाषा का प्रयोग कैसे होता है, तो टॉपिक्स सेम है, ठीक है। तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है, जो कि मैंने अभी कुछ समय पहले यहाँ पर जिक्र किया था। इसके बाद में थर्ड लैंग्वेज यदि कोई उर्दू लेता है दोस्तों, तो उर्दू में आपको देखने को मिलेंगे गद्यांश, यानी कि आपको फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे भी 15 नंबर का होगा और 15 नंबर का, यानी कि यहाँ पे 15 नंबर का जो आपके गद्यांश पद्यांश प्लस व्याकरण के क्वेश्चन होंगे, सेम पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, ठीक है। बस अंतर यही है कि यहाँ पर आपका लैंग्वेज के आधार पर आपका लैंग्वेज पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसे आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक। इसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों गणित की ओर, यानी कि मैथमेटिक्स की ओर, और मैथमेटिक्स में मैंने स्टार्ट में ही कहा था आपसे कि 15 नंबर के क्वेश्चन ए भाग में बटेगा और 15 नंबर सेकंड भाग में बटेगा। अब यहाँ पर हो ये सकता है कि क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पिछले बार जब एग्जाम हुआ था दोस्तों संविदा शिक्षक वर्ग 3 का चयन परीक्षा का, तो उसमें हमने देखा था कि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चनों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, यानी कि पेडागोजी क्वेश्चनों का जो लेवल है, यानी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं संख्या थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वो एग्जाम पर देखने को मिलता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि या फिर हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स से बढ़ रहे हैं या फिर पेडागोजी के बढ़ रहे हैं। और जहां तक संभावना होता है दोस्तों, जो मैथ्स सब्जेक्ट होता है मैथ्स का, उसके क्वेश्चन बढ़ने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में इसके जो टॉपिक्स है दोस्तों मैथ्स के, वो संख्या पद्धति से है। संख्या पद्धति में भी आपको 1000 से बड़ी संख्याओं को जो है पढ़ना लिखना, और जो 1000 से बड़ी संख्याओं का जो स्थायी मान है या जो जाति मान आपने पढ़ रखा होगा पहले, उनको समझना और उनकी मूल आवश्यकता या मूलभूत संक्रियाएं हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ जोड़ना घटाना, यानी कि 5 अंकों तक की जो संख्याएं होती हैं उनको बच्चों को जोड़ना कैसे सिखा सकते हैं, घटाना कैसे सिखा सकते हैं, तो ये पूरी चीजें जो है आपको मैथ्स में पढ़ना है। साथ ही साथ गुणा, यानी कि 2 और 3 का अंकों का जो गुणा है दोस्तों, वो आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, और यानी कि गुणा करना किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ 2 अंकों वाली संख्या में 4 अंकों वाली संख्याओं में भाग आप किस प्रकार से दे सकते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है दोस्तों काफी इजी टॉपिक्स है, लेकिन जब हम इन टॉपिक्स को छोड़ते हैं दोस्तों, ये अच्छा से पढ़ नहीं पाते हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ना है। साथ ही साथ नेक्स्ट अगला टॉपिक है कि विभिन्न यानी कि भिन्न भिन्न की अवधारणाएं, यानी कि जो भिन्न होता है ना दोस्तों, भिन्न आपने पढ़ा होगा 1/2 भिन्न, है ना, यानी कि भिन्न के जो अवधारणाएं हैं वो आपको पढ़ना है। साथ साथ सरल रूप, विभिन्न का जो सरल रूप है, और साथ ही साथ समभिन्न आपने पढ़ा होगा, साथ साथ विषम भिन्न आपने देखा होगा, और साथ साथ जो है भिन्नों को आप किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, भिन्नों को किस प्रकार से घटा सकते हैं, ठीक है, और समतुल्य भिन्न और साथ साथ विभिन्न दशमलव भिन्न और दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। और आप सभी के लिए भिन्न वो टॉपिक होता है दोस्तों जो आपके लिए 3 से 4 नंबर कवर करता है, और यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाया होगा दोस्तों, उसमें हल करने का प्रयास किया होगा, तो आपने 2/3 प्लस 4/3 या फिर इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आपने देखा होगा, या फिर विषम भिन्न के रूप में आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन भिन्न वाले जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं, या फिर बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में भिन्न वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा पिछली बार आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो भिन्न वाले जो टॉपिक्स है उसको अच्छा से आपको कवर करके जाना है। वो चाहे सरल भिन्न की बात करिए, समभिन्न, या फिर जो है भिन्नों का जो दशमलव रूप में जो परिवर्तन किया जाता है वो चाहे, या फिर जितने भी टॉपिक्स आते हैं भिन्न के अंतर्गत, उन सबको कवर करना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक है दोस्तों मैथ्स का, वो है सामान्यता, यानी जो सामान्यता के अंतर्गत जो प्रयोग होने वाली जो लंबाई हो गया, और साथ साथ भार, आयतन, और बड़ी छोटी इकाई, है ना, तो ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो इससे सेकंड टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला ये आ जाता है दोस्तों 2 से 3 नंबर का, ठीक है। इसके साथ साथ में ज्ञात में यानी कि जो ज्ञात इकाइयां होती है, जैसे कि ठोस वस्तुओं का आयतन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, है तो ये जो पूरे आयतन है दोस्तों वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ पैसा हो गया, लंबाई, भार, आयतन,
और समय अंतराल संबंधित जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, उनको आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ में जो मीटर को सेकंड में आप कैसे परिवर्तित कर सकते हो, और सेंटीमीटर को मीटर में आप कैसे बदल सकते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदला जा सकता है, और मीटर को सेंटीमीटर में किस प्रकार से बदला जा सकता है। तो ये जो परिवर्तन है ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। और ये जो है शुरू स्टार्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, वहां पर काफी हद तक क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है ज्यामिति। और ज्यामिति से भी जहां तक पिछले बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, वो 3 से 4 क्वेश्चन लगभग आपसे पूछे ही गए थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों। और इसमें भी ज्यामिति में भी खासकर मूल ज्यामिति अवधारणाएं जैसे किरण हो गया, रेखाखंड हो गया, कोण हो गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ कोण का वर्गीकरण और त्रिभुज हो गया, त्रिभुजों का वर्गीकरण और भुजाओं के आधार पर या कोणों के आधार पर। तो इस प्रकार से त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 किस प्रकार से होता है। तो ये पूरे जो छोटे छोटे जो पॉइंट है दोस्तों, इनको आपको कवर करना है। साथ साथ पैटर्न आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ना है, यानी कि संख्याओं को संबंधित पैटर्नों को समझना, यानी पैटर्नों को तैयार करना है, उनकी क्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण की प्रक्रियाओं को करना, साथ साथ त्रिभुज संख्याओं का, त्रिभुज संख्या तथा वर्ग संख्याओं का पैटर्न को पहचानना। तो ये पूरे टॉपिक से ये आपको यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, साथ साथ व्रत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, व्रत हो गया, त्रिज्या तथा व्यास की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें समझ कैसा होना चाहिए वो आपसे पूछा जा सकता है। और व्रत, त्रिज्या या व्यास में जो परस्पर संबंध होते हैं दोस्तों दोनों के प्रति, वो आपको यहाँ पर देखना है। साथ साथ सममिति, आकृति और जो है परिवेश के आधार पर समांतर रेखा व जो लंबवत रेखाएं होती है दोस्तों, उनकी समझ आप में किस प्रकार से है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ में सरल ज्यामिति आकृति जैसे त्रिभुज, आयतन, वर्ग, क्षेत्रफल और परिमाप के द्वारा दी गई आकृतियों को आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, यानी कि आकृतियां या फिर इकाई मानकर उनको ज्ञात आप किस प्रकार से कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों। और नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है दोस्तों 2D वाले हैं। सो 2D आकृति वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे दोस्तों पिछली बार ज्यादा से ज्यादा। इसके साथ साथ में दैनिक यानी दैनिक जीवन संबंधित जो विभिन्न आंकड़े होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है जब हम नहाते हैं तो इतना लीटर पानी लिया, या फिर इस प्रकार से जो दैनिक जीवन के अंतर्गत जो आंकड़े होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं, उनको आपको पढ़ना होगा, जिससे कि आप बच्चे को ये सिखा सके, बच्चों के प्रति आपका नॉलेज कितना है और दैनिक जीवन में जो आप चीजों उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप दैनिक जीवन संबंधी जो विभिन्न आंकड़े होते हैं उनको आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, साथ साथ घंटा हो यानी कि घंटे के समय और घंटे तथा मिनट के बीच में जो संबंध होते हैं दोस्तों, जो समय होता है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ AM और PM को आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों, यानी कि जो 24 घंटे का जो आपने देखा होगा दोस्तों, रेलवे, यदि आपने कभी रेलवे में गए होंगे दोस्तों, यानी कि स्टेशन में गए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपने वहां पे देखा होगा कि जो समय जो होता है ना दोस्तों, वहां पे 24 घंटे का होता है, यानी कि 12 के बाद में 1 नहीं आएगा बल्कि 13 स्टार्ट हो जाता है, फिर 14, 15, 16, 17 इस प्रकार से चलते रहता है 24 तक। ठीक है, तो ये जो घड़ी का जो क्रम है दोस्तों, वो आपसे परिवर्तित करके पूछा जा सकता है कि मान लीजिएगा 1 बज रहा है, यानी कि रात्रि का 1 बज रहा है। ठीक है, रात्रि का 1 बज रहा है, तो उस समय रेलवे टाइम के अंतर्गत क्या अभी क्या समय हो रहा होगा, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपको दिन का रात्रि में पूछ सकता है या रात्रि का दिन में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे AM PM को परिवर्तित करके भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ 24 घंटे की जो घड़ी, जैसे कि मैं अभी कुछ समय पहले जिक्र कर रहा था, 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी में संबंध आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर पढ़ना है। और दैनिक जीवन की जो घटनाएं हैं दोस्तों, दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले जो अंतराल होते हैं, उनकी गणना जो है आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ गुना भाग का जो पैटर्न होता है, वो उनकी पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं, यह पढ़ना है। और सममिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न आपको यहाँ पर देखना है। और यानी कि दंड आलेख के माध्यम से जो प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, उनके निष्कर्ष या प्रदर्शित किस प्रकार से किया जा सकता है, साथ उनके निष्कर्ष किस प्रकार से निकाला जाता है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। यानी कि दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उसके निष्कर्ष को निकालना, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो इस प्रकार से आपका जो मैथ्स का पोर्शन है दोस्तों 15 नंबर का, वो आपको यहाँ पर कवर करना है। यानी कि अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक यानी सब्जेक्ट का सिलेबस बताया दोस्तों, उनमें जहां तक ज्यादातर से जो टॉपिक्स देखने को मिले दोस्तों, वो देखने को मिले आपके मैथ्स के, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, बस आपको इनको अच्छा से कवर करना होता है। इसके बाद में पेडागोजी का सेम प्रोसेस है दोस्तों, ये सेम पैटर्न है दोस्तों, ये 15 नंबर का, जिसमें कि आपको 15 नंबर का जो मैथ सब्जेक्ट है दोस्तों, मैथ्स के वो टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो 15 नंबर का जो सेकंड आता है दोस्तों पेडागोजी। ठीक है, तो पेडागोजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं दोस्तों, इश्यूज होते हैं, उनके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि गणित शिक्षा यानी गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास आप बच्चों में किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ पाठ्यक्रम में जो गणित का जो स्थान है वो आपको यहाँ पर देखना है। साथ साथ गणित की जो भाषा है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ प्रभावी शिक्षण हेतु जो परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री होते हैं दोस्तों, उनका निर्माण, उनका उपयोग करने की जो क्षमताओं का जो
विकास करना होता है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ बच्चों के लिए जो मूल्यांकन की जो नवीन विधियां होती है दोस्तों वो आपको पढ़ना है। साथ साथ बच्चों का निदान आप कैसे कर सकते हो, परीक्षण आप किस प्रकार से कर सकते हो, शिक्षण की क्षमता का विकास आप बच्चों में किस प्रकार से कर सकते हो गणित के प्रति, वो आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। साथ साथ गणित शिक्षण की जो नवीनतम विधियां हैं दोस्तों वो कक्षा शिक्षण में उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हो या फिर उनकी क्षमताएं किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से जितने भी जो टॉपिक्स होते हैं दोस्तों पेडागोजी के, मैथ्स पेडागोजी के, वो पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं उनको आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस मैंने आपको मैथ्स का बता दिया। ठीक है, तो इसे आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट जो सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है दोस्तों वो देखने को मिलता है पर्यावरण का। ठीक है, जिसे कहा जाता है ईवीएस। ठीक है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे अब क्वेश्चन यानी कि जो आपके जो सब्जेक्ट बटे थे दोस्तों दो अलग अलग भागों में, अब यहाँ पे क्वेश्चन का जो वेटेज है वो थोड़ा आपको अलग देखने को मिल सकता है। यानी कि ईवीएस जो मैथ सब्जेक्ट है दोस्तों ईवीएस का पर्यावरण का, उससे आपको लगभग यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि हम यानी कि पहला जो टॉपिक होगा दोस्तों हमारा परिवार और हमारे मित्र आपको यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें कि पूरा परिवार आ जाता है, समाज आ जाता है, साथ साथ जो घर के जो सदस्य हो जाते हैं दोस्तों बड़े बूढ़े जो लोग हैं या फिर किशोर हो गया, बीमारी किशोर यानी बीमार किशोर या फिर अवसायकता वाले बच्चों की जो देखभाल है जो समाज के प्रति किया जाता है या परिवार के द्वारा किया जाता है और उनकी संवेदनशीलताएं, ये पूरी जो चीजें हैं ये परिवार के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। साथ ही साथ हमारे आसपास के जो वातावरण यानी आसपास में जो पशु पक्षी, पालतू पक्षी या फिर जो मालवाहक पशु होते हैं जैसे कि बैल हो गया है ना, और साथ साथ हमारे आसपास के जो परिवेश में जीव जंतु होते हैं जैसे गाय बैल भैंस हो गया इत्यादि जो जानवर जो होते हैं उनके उनको आपको पढ़ना है। साथ साथ जानवरों का जो यानी कि जो साथ साथ प्रदूषण का जो प्रभाव क्या पड़ रहा है, आप सभी को पता है दोस्तों पॉल्यूशन इतना हो रहा है, प्रदूषण इतना बढ़ रहा है जिसके कारण मानव स्वास्थ्य पर और जो जानवर है या जीव जंतु है उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं जैसे कि स्थानीय पेड़ पौधे होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं, यानी कि अस्थायी तो नहीं कह सकते दोस्तों, स्थानीय पेड़ पौधे होते हैं जो पेड़ पौधों और मानवों के बीच में जो अंतर संबंध होते हैं यानी कि अंतर निर्भरता होती है वो आपको यहाँ पर देखना है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो कहाँ से करते हैं, या तो जंतुओं के माध्यम से करते हैं या पादपों के माध्यम से करते हैं। सो हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हम जो निर्भर है वो पौधों पर किस प्रकार से निर्भर है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ वनों की सुरक्षा और उनकी आवश्यकता हम किस प्रकार से करते हैं और साथ साथ उनके महत्व और पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों कि दिन पे दिन जो कहीं ना कहीं वनों की जो कटाई है वो बहुत रफ्तार से हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। और यही कारण है दोस्तों कि अभी जो है बरसात में कहीं ना कहीं हमें समस्या हो रही है। साथ साथ टेम्परेचर को लेकर बहुत ज्यादा समस्या हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो ये सब जो है ये आपको यहाँ पर ईवीएस के अंतर्गत पढ़ना होगा दोस्तों। साथ साथ हमारे प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से है और प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत जो समाधान, उनका समाधान क्या है यानी कि संसाधन क्या है, उनका संरक्षण और साथ ही साथ ऊर्जा के पारंपरिक और नवीनतम जो स्रोत होते हैं दोस्तों वो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों खेल। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है दोस्तों खेल और शिक्षा से, यहाँ से करंट से क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं क्योंकि आपका जो टॉपिक है दोस्तों वो टॉपिक ही ऐसा है जो करंट अफेयर्स से रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है यहाँ तक कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती है दोस्तों, वो हो जाती है करंट से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये खेल हो गया, व्यायाम में जो योगासन हो गया ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ जो पारिवारिक उत्सव हो गया, विभिन्न मनोरंजन के साधन हो गए जैसे किताब, कहानियां, कठपुतलियां, प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दिवसों को यानी कि दिवसों के द्वारा जो विद्यालयों में किया जाता है, मनाया जाता है दिवसों को, वो आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। साथ साथ विभिन्न काम धंधे जो समाज में किए जाते हैं, साथ ही साथ उद्योग और जो व्यवसाय होते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो इस प्रकार से खेल और कार्य आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों। ठीक है, यानी कि खेल के अंतर्गत पूरे खेल के अंतर्गत जो खेले जाने वाले जो जितने भी जो साधन है वो आपको पढ़ना है और कार्य के अंतर्गत विभिन्न साधन और साथ साथ विभिन्न धंधे, उद्योग और व्यवसाय। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों। इसके बाद में सेकंड थर्ड जो यूनिट आता है दोस्तों आवास, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आवास के अंतर्गत पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि जो अलग अलग आवास में जो रहते हैं, तो यदि हम पक्षियों की बात करें तो आपने देखा होगा घोंसला बनाते हैं और घोंसला भी अलग अलग जो पक्षियां होती है दोस्तों वो अलग अलग बनाते हैं। जैसे आपने यदि कौवा को देखा होगा तो कहीं ना कहीं कौवा अलग बनाता है, साथ साथ कुछ ऐसे पक्षियां होते हैं दोस्तों जो अलग अलग बनाते हैं। तो ये पूरे जो आवास का जो अलग अलग बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। साथ साथ जो है स्वस्थ जीवन के लिए आवाज की कितनी आवश्यकता और क्या विशेषता है ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, साथ साथ जो स्थायी इमारतों की जो सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं और साथ ही साथ सार्वजनिक संपत्ति या राष्ट्रीय धरोहर की जो देखभाल है वो किस प्रकार से किया जा सकता है ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। और उत्तम आवास और इनके निर्माण में उपयुक्त सामग्री और निर्माण सामग्री की गणना आप किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही साथ शौचालय स्वच्छ और साथ साथ परिवेश में साफ सफाई कितनी अच्छी है और किस प्रकार से आदत यहाँ पर होना चाहिए। तो ये पूरे जो टॉपिक्स है ये आपको यहाँ पर आवाज के अंतर्गत कवर करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है दोस्तों हमारा भोजन और आदतें। यानी कि यहाँ पर आपको ये पढ़ना है दोस्तों, यहाँ पे अब केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, यानी कि भोजन की आवश्यकता
क्यों है वो आपको पढ़ना है। भोजन के घटक कौन कौन से हैं, जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि सामान्यतः भोजन के घटक दो मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, एक जंतुओं के माध्यम से और एक पादपों के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि यदि कोई जंतु निर्भर है दोस्तों तो वो निर्भर है पादपों पे या फिर जंतुओं पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, यानी कि ये पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में फल सब्जी का जो महत्व है वो आपको पढ़ना है, और पौधों के जो अंग है वो अलग अलग कौन कौन से होते हैं, और साथ साथ कली एवं सब्जी आपको यहाँ पर देखना है। साथ साथ भोजन यानी भोज्य पदार्थों का जो स्वस्थ वर्धक संयोजक आपको पढ़ना है। साथ साथ विभिन्न प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार की आयु का भोजन और उनके संग्रहण पर क्या प्रभाव पड़ता है, या किस प्रकार से सही हम उपयोग कर सकते हैं, ये आपको पढ़ना है दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जब बच्चे जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में उनकी यानी कुछ समय बाद में यानी कि बालक का जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों इतने तेजी से होते हैं तो दोस्तों, जहां पे एनर्जी की अधिक आवश्यकता होती है, तो उस समय बच्चों को किस आयु में कौन सा भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराना चाहिए, कौन से पोषक तत्व उपलब्ध कराने चाहिए, ये आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, यानी कि ये आपका टॉपिक होगा। उसके बाद उत्तम स्वास्थ्य के लिए भोजन स्वच्छ और सुरक्षा का किस प्रकार से उपाय हम कर सकते हैं, ये आपको पढ़ना है। और खाद्य यानी कि जो खाद्यान्न संसाधन हो, यानी खाने योग्य जो संसाधन जो भोज्य पदार्थ है दोस्तों, उनकी सुरक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये पूरे टॉपिक्स आपको भोजन के अंतर्गत पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में पानी और हवा प्रदूषण और संक्रमण, ये आपको यहाँ पर देखना है, यानी कि जीवन के लिए पानी की क्या महत्व है, स्वच्छ हवा की क्यों आवश्यकता है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि अभी दिन पे दिन कहीं ना कहीं वनों की कटाई हो रही है, कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वच्छ और शुद्ध हवा का मिलना भी कहीं ना कहीं काफी कम हो रहा है। सो ये जो आवश्यकता है दोस्तों, और साथ साथ प्रदूषण का इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, स्वास्थ्य पर क्या किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ स्थानीय मौसम आपको पढ़ना है, जलचक्र पढ़ना है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से जो है बरसात होता है, ये आपको यहाँ पर देखना है। साथ साथ प्रभाव और जलवायु परिवर्तन, और साथ साथ हमारी भूमिकाएं क्या क्या है। ठीक है, यानी कि मौसम परिवर्तन में ये आपको यहाँ पर देखना है। और पानी के स्रोत अलग अलग, जो स्रोत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर आप देखते हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, और सुरक्षित रखरखाव और संरक्षण और पोषण के जो तरीके हैं दोस्तों, वो आपको देखना है। संक्रमित वायु, पानी और यानी कि जो अन्य इत्यादि से होने वाले रोग आपको यहाँ पर पढ़ना है। सबसे ज्यादा इनका उपचार और इनका बचाव और संक्रामक रोग आपको यहाँ पर देखना है। साथ ही साथ हवा, पानी और भूमि का जो प्रदूषण होता है दोस्तों, उनका सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ साथ विशिष्ट अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, जैसे कि पॉलीथीन हो गया इत्यादि, जो जिनका यानी कि जिनको जल्दी हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, उनका कैसे समाधान किया जा सकता है, यानी कि उन पदार्थों को किस किस प्रकार से प्रबंध किया जा सकता है, साथ साथ उचित निस्तारण किस प्रकार से किया जा सकता है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ भूकंप, बाढ़, सूखा आदि के जो आपदाएं होती है दोस्तों, उनसे सुरक्षा और बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है, और उनका आपदा प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का जो संपोषित जो प्रबंधन होता है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, जिसके तहत संसाधनों का उचित दोहन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, डीजल पेट्रोल का खपत आपको किस प्रकार से करना है, साथ ही साथ जो संपोषण इत्यादि जो साधन होते हैं दोस्तों, उनका आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो ये पूरे जो टॉपिक्स है दोस्तों, इनको आपको यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, इसके बाद में प्राकृतिक वस्तुओं की उपज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें कि मिट्टी के बारे में आपको पढ़ना है, जो मिट्टी, बीज और फसल संबंधी जो अलग अलग जो मौसम होते हैं दोस्तों, अलग अलग मौसमों में अलग अलग जो फसल बोया जाता है, साथ ही साथ जैविक प्रक्रियाएं होती है दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि जो किसानों के लिए जो अलग अलग खाद होते हैं, वो चाहे डीएपी हो या फिर यूरिया हो या फिर अन्य जो खाद्य होते हैं जो किसान अपने खेतों में डालता है, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। और कौन से जो केमिकल होते हैं, कौन से खाद्य जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर और साथ ही साथ पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ में विभिन्न फसलों के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, साथ ही साथ फसल उत्पादन के लिए व्यावसायिक कृषि कार्य उपकरण। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है, इस बात में मानव निर्मित संसाधन और उनके क्रियाकलापों का प्रभाव आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि वनों की कटाई और जो शहरीकरण की स्थिति के कारण कहीं ना कहीं वनों की संख्या यहाँ पर बहुत हद तक कम हो रही है, और यही कारण है दोस्तों कि पारिस्थितिक संतुलन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो वनों की कटाई का शहरीकरण और साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ यही कारण है दोस्तों कि ओजोन क्षय हो रहा है, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव इत्यादि के जो वैज्ञानिक कारण है दोस्तों, इनका हम निदान किस प्रकार से कर सकते हैं, और ये जो प्रदूषण हो रहा है इसमें जो है मानव कितना हकदार है और इसको कितना हद तक हम कम कर सकते हैं। तो ये पूरी चीजें जो है आपको यहाँ पर पूरे टॉपिक्स आपको कवर करना है। साथ ही साथ पॉलीथीन में प्लास्टिक का उपयोग और उनका अपशिष्ट अपवर्जन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि पॉलीथीन वो एक पदार्थ होता है दोस्तों जिनको जल्दी नष्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये बहुत सालों तक रह सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार इनका निष्कासन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के प्रभाव, साथ साथ आपदा प्रबंधन आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपका यानी कि
ये जो है मानव निर्मित साधन और उनके क्रियाकलापों का प्रभाव को आपको यहाँ इसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स को कवर करना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में अंतरिक्ष विज्ञान आ जाता है दोस्तों। अंतरिक्ष विज्ञान से भी पिछले बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये भी जो है 2 से 3 नंबर का आपका जो है टॉपिक्स हो जाता है दोस्तों। तो अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत जो आंतरिक वैज्ञानिकों का परिचय आपको खासकर पढ़ना है और उनके अंतरिक्ष अंतरिक्ष में जीवन बिताने का जो अनुभव है वो आपको पढ़ना है दोस्तों। साथ ही साथ अंतरिक्ष जीवन यानी कि जीवन के वैज्ञानिक तथ्य और जीवन की जो संभावनाएं हैं वो आपको पढ़ना है। और अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोज और भविष्यवाणी किस प्रकार से किया जाता है। और आप सभी को बता दोस्तों कि बीते कुछ दिनों से लगातार अंतरिक्ष का जो आगमन यानी कि अंतरिक्ष तक जाने का जो सफर है, कहीं ना कहीं हर बार हम देखते हैं दोस्तों न्यूज़ों में, तो वो हमें देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं खोज जारी है। आप सभी ने देखा होगा पिछले बार जो है चंद्रयान 3 के बाद में कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में जाने का जो सफर है, कहीं ना कहीं भारतवासियों का या फिर अन्य विश्व की बात करें दोस्तों, से कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का जो कदम है नए खोज की ओर बढ़ ही रहा है। तो ये पूरे जो तमाम जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। यानी कि अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष खोज साथ साथ भविष्यवाणी जो है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। सो इस प्रकार से आपका जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों ईवीएस का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। 15 नंबर का नहीं होगा बल्कि ये 20 नंबर का होगा। यानी कि इस प्रकार से 20 नंबर के जो क्वेश्चन वो यहाँ पर कवर होते हैं। बाकी बचे 10 क्वेश्चन जो कि पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो यहाँ से पूछे जाएंगे, जो कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उनकी औपचारिकता किस प्रकार से है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्यों है और जो समेकित पर्यावरण यानी पर्यावरण के लिए जो बच्चों में जो शिक्षा होना चाहिए वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, यानी पर्यावरणीय शिक्षा। साथ ही साथ पर्यावरण शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों। और साथ ही साथ जो है पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में सहसंबंध किस प्रकार से है और पर्यावरण के स्पष्टीकरण हेतु जो प्रविधियां हैं दोस्तों और जो गतिविधियां हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ प्रवेशी भ्रमण और जो प्रयोगात्मक कार्य है, प्रोजेक्ट कार्य है, उनका महत्व किस प्रकार से है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ चर्चा और परिचर्चा के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है, जिसमें प्रस्तुतिकरण और समूह शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत यानी कि व्यवस्था से सीखता है, ये किस प्रकार से सीखता है ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ साथ सतत व्यापक मूल्यांकन और शिक्षण के दौरान जो प्रश्न पूछना और मुखर और लिखित व्यक्ति जो है लिखित अभिव्यक्ति के अवसर बच्चों को दिया जाता है। साथ साथ वर्कशीट एवं जो इंडेक्स यानी कि जो रिकॉर्ड यहाँ पर बच्चों का तैयार किया जाता है दोस्तों। साथ साथ बच्चों की जो पोर्टफोलियो होती है उसका विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, केस स्टडी और साथ साथ व्यक्तिगत जो है प्रोफाइल से शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार से होना चाहिए बच्चों के लिए, ये पूरे जो टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पर कवर करना होगा। साथ ही साथ पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और उनका अनुप्रयोग और साथ साथ स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या है, उनके समाधान और साथ साथ खोज की क्षमता का विकास आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको पूरा सिलेबस से रूबरू कराया, साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया दोस्तों कि आप किन टॉपिक्सों को कवर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा और किन टॉपिक्सों से ज्यादा आप नंबर बटोर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस था दोस्तों और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो हमारे जीवन से रिलेट करते हैं, यानी कि हम अपने आप को महसूस करते हुए, हम उस समाज को महसूस करते हुए पढ़ सकते हैं दोस्तों, या उन क्वेश्चनों को यानी उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम बहुत अच्छा से कवर कर सकते हैं और जहाँ से हमारे जो नंबर है वो गलत होने की संभावना कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है। सो अब आपका लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों एक एक टॉपिक का पूरा निचोड़ आपको देखना है। और आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप आपकी तैयारी को अभी से तैयार जो है स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है ना दोस्तों, नोटिफिकेशन आने के बाद में आपके पास में समय बहुत कम होता है। और आप सभी देख ही रहे होंगे बीते कुछ दिनों से जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है दोस्तों ईएसबी का, तब से कहीं ना कहीं जब नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन के बाद में लगभग 3 से 4 माह आपको दिया जाता है। और बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छा से पता होगा, जिन्होंने शिद्दत से मेहनत किया होगा, उनको पता होगा दोस्तों कि लगभग सिलेबस कंप्लीट करने में 5 से 6 माह लगते हैं, प्लस आपको 3 यानी कि 4 से 5 या हम 6 माह कह सकते हैं दोस्तों, 4 से 5 माह जो होते हैं रिवीजन यानी कि अच्छा से रिवीजन करने के लिए लगते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके पास में एक ऐसा भर्ती को टारगेट करने के लिए, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आपको सच में यदि कोई नौकरी चाहिए दोस्तों, तो उसके लिए आपके पास आपको देना होगा 9 से 10 माह, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके बाद में तैयारी करते हैं, यानी कि ये अपने आप को इतना तीसमर का समझते हैं दोस्तों कि ये 3 से 4 महीने में वो नौकरी हासिल करना चाहते हैं, जो लोग 1-1, 2-2 साल तक तैयारी करते हैं और वो हासिल करते हैं। तो ये
आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा ना दोस्तों। तो ये आपको गलती नहीं करना है। अभी समय है आपके पास में, एक एक टॉपिक को आपको अच्छा से कवर करना है। हाँ, और आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये बहुत यानी कि बहुत बड़ा एक डाउट रहता है लोगों का कि हमें कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर हम खुद से तैयारी कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस स्तर का है, आपका समझ कितना अच्छा है ये सब्जेक्ट के प्रति, उन सब्जेक्टों के प्रति जो आपसे पूछे जाने वाले हैं, उन क्वेश्चनों के प्रति जो आपसे पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो पहले ये आपको देखना है, फिर इसके बाद में आपको ये डिसाइड करना है कि हाँ, मुझे ऑनलाइन क्लासेस परचेस करना है या ऑफलाइन करना है, या फिर मुझे बुक से तैयारी करना है। ठीक है, मेरा सजेशन यही होगा, पहले आप ये देखें, टेस्ट लगाए, उसके बाद में ये देखें आपका स्कोर कितना जा रहा है, सब्जेक्ट के प्रति आपका समझ कितना है। उसके बाद में या तो आप ऑफलाइन क्लासेस परचेस कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन आप देख सकते हैं, या फिर आप बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन लेकिन मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही एक शुभ संदेश, और मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि एक चेतावनी में देता हूँ कि जब भी आप कोई भी ऑनलाइन परचेस करो या ऑफलाइन परचेस करो कोर्सेस, उस कोर्स में आपको पूरा 100% उस शिक्षक पर विश्वास नहीं करना है। क्यों? कि यदि आप पूरा पूरा इस पर विश्वास करते हो तो कहीं ना कहीं आप असफलता के रास्ते जा रहे हो, क्योंकि कोई भी शिक्षक आपको 100% सफलता नहीं दिला सकता दोस्तों। रास्ते आपको चलना है, वो आपका उंगली पकड़ के चल सकता है ना। तो ये गलती आपको नहीं करना है। तैयारी करें, कहीं से भी करें, लेकिन आपको खुद से भी तैयारी करना होगा। आपको ये देखना होगा कि मास्टर सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। पढ़ा रहा है तो कौन से टॉपिक्स, कौन से पॉइंट आपके जो है छूट रहे हैं, वो आपको कवर करना होता है। क्योंकि जब भी आप सफल लोगों का लिस्ट देखोगे ना दोस्तों, या फिर उनका चरित्र यानी कि उनका दिनचर्या को देखोगे, या फिर उनके उन्होंने जो कुछ अलग किया है उनको देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप पाओगे कि उन्होंने वो सुधार किया जो एक शिक्षक ने छोड़ा था, है ना। तो क्योंकि कोई भी शिक्षक पूरा 100% सही नहीं हो जाता दोस्तों, क्योंकि यदि पूरा 100% सही हो जाता तो फिर दुनिया ही कुछ अलग होती थी। तो ये एक हर एक इंसान से कुछ ना कुछ छूटता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने बहुत अच्छा से अध्ययन किया और बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, तो कहीं ना कहीं असफलता और सफलता में यही मुझे बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिला दोस्तों। तो ये मैंने आपके साथ में शेयर किया। वैसे बहुत कम लोग ये जो बातें हैं वो शेयर करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है आपका समय लेना। मेरा उद्देश्य है हम सब मिलकर अपने सपनों को साकार करना। मैं आपके सपनों को क्या साकार करूंगा दोस्तों, जब मैं खुद के सपनों को साकार नहीं कर सकता। तो हमें अपने सबके सपनों को लेके चलना है। जो आप तैयारी कर रहे हो वही मैं तैयारी कर रहा हूं और आप लोगों तक जानकारी पहुंचा रहा हूं। सो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये पूरा सिलेबस था दोस्तों। यहाँ पे मैंने काफी कुछ बातें मेरे तरफ से रख दिया, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति नहीं करता है ये, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। खैर, ये आपका तैयारी है, आप किस स्तर का किस किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। सो ये पूरा सिलेबस था दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सिलेबस से आपने बहुत अच्छा से इस सिलेबस को समझा होगा, और ये पूरा सिलेबस को आपने अच्छा से देखा होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों उस पड़ाव की ओर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि मैं आपको जो है इसका पूरा सिलेबस में पहले बताऊंगा, जिससे कि आप ये समझ पाए कि वो सिलेबस है वो आप किस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है, ठीक है। अब क्या करोगे दोस्तों, जब आप क्रोम ब्राउजर में जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ESB सर्च करना है। क्या करना है, ESB, ठीक है। तो ESB जब आप सर्च करोगे दोस्तों, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ESB सर्च करना है, ठीक है। ESB सर्च करने के बाद में आप एक नए पेज पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, हो सकता है यदि आपका इंटरनेट स्लो हो तो यहाँ पे थोड़ा समय लग सकता है पेज खुलने में, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको मैं पुनः फिर से रिटर्न लेके जाता हूँ। तो ये है दोस्तों, क्या है, एमपी एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड भोपाल, ठीक है। तो इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपके पास में एक नया पेज खुल के आएगा, ठीक है। और वो पेज इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि ESB का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुल चुका है, ठीक है, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर और एक नया पेज खुलता है दोस्तों, और यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। अब वो सिलेबस कहाँ देखने को मिलेगा आपको, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, नियम पुस्तिका देख पा रहे होंगे ना, पाठ्यक्रम राइट साइड पे आप देख लीजिएगा, यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सॉरी, माफ कीजिएगा, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। जब आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों नियम पुस्तिका, ठीक है, जब आप नियम पुस्तिका में क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपके पास में एक नया पेज खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो है नियम रूल बुक डाले गए दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 का जो पेपर हुआ था दोस्तों, चयन परीक्षा का, वो हुआ था 2019-20 में, क्योंकि एग्जाम यानी कि फॉर्म अप्लाई हुए थे 2019 में, एग्जाम कब हुआ था, 2020 के लगभग में हुआ था ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2020 में इस प्रकार से आपको सर्च करना है, या फिर आप इस प्रकार से एक एक करके जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 2020 आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो 2020 में मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये पूरा 2020 जब आपने जैसे ही क्लिक किया, तो 2020 के जितने भी जो रूल बुक जारी किए गए थे दोस्तों ESB के द्वारा, वो पूरे रूल बुक आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, प्राइमरी टीचर
यानी प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 का। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करोगे आपके पास में एक पीडीएफ डाउनलोड होगा जो कि ईएसबी के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट में जो है अपलोड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके पास में पूरा पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि पूरा पेज जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को जो ये ढूंढने में समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, पेज नंबर 20 पे जब आप जाओगे वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, सो इस प्रकार से आप जाओगे, ये देख लीजिएगा, है ना, यानी कि पेज नंबर ये 19 हो गया और पेज नंबर ये 20। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों माध्यमिक यानी कि चयन परीक्षा यानी कि जो परीक्षा हुआ था 2020 में, पहले पात्रता परीक्षा होता था लेकिन वो चयन परीक्षा माना जाता था, है ना। अभी क्या हो रहा है, पात्रता परीक्षा अलग से हो रहा है, उसके बाद में चयन परीक्षा आपका जो सिलेक्शन वाला है वो अलग से होता है ना। तो इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है आपका सिलेबस आप खुद आपके फोन में देख सकते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस है दोस्तों। सो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सिलेबस से मैंने आपको बहुत ही अच्छा से रूबरू कराया होगा और आपने बहुत ही अच्छा से पूरा सिलेबस को देखा होगा। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद। आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप अच्छा से तैयारी करें और सही ईमानदारी से करें ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सके। और आप अपने सपनों को नहीं दोस्तों, बल्कि आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करने वाले हो। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।